अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से होंगे। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग के 15-20 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। आई होप कि आपने इस वीडियो को देखने से पहले जो बेसिक लेक्चर्स है वो कंप्लीट किए हुए होंगे। उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा और अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अच्छा, 16 में लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्टेड इट्स ऑपरेशन ऑन 1 September 2020 by acquiring a factory on the same date. The cost of factory is rupees 82 million on this date. It has useful life of 20 years and residual value of 10 million. The two-third of the factory area is used for production and the remaining is used for office and showroom. What is correct accounting entry for the year ended 30th June 2021 in integrated accounting system? अब मेरा मेन फोकस जो है वो सवालात को सॉल्व करने पर होगा। तो मैं अगर सवाल को सॉल्व करूं तो सबसे पहली बात यह है कि ये डेप्रिसिएशन की मुझसे एंट्री पूछ रहा है। तो मैं पहले टोटल डेप्रिसिएशन जो है ना उसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखें, आपकी जो कॉस्ट है फैक्ट्री की वो 82 मिलियन है और आपकी जो रेजिडुअल वैल्यू है वो 10 मिलियन है। और अगर आप इसको यूजफुल लाइफ से यानी कि 20 से डिवाइड करते हो तो 3.6 मिलियन की आपकी टोटल जो है वो डेप्रिसिएशन बन जाती है टोटल। ठीक है। अच्छा, अब ये कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट कब किया था? 1 सितंबर 2020 को, और कंपनी का ईयर एंड कब हो रहा है? 30 जून 2021 को। तो इस तरह से तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन आई है। हमने इस साल तो पूरे साल ऑपरेशंस कंडक्ट ही नहीं करे। हमने तो सितंबर में बिजनेस स्टार्ट करा था, लिहाजा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 और 4 यानी कि 10 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए। तो इसको 10/12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3.6 मिलियन जो है वो 12 महीने की डेप्रिसिएशन है। पहले इसको 12 से डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 महीने की डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई 3 मिलियन। ये टोटल मेरी डेप्रिसिएशन होगी। पहली बात तो ये याद रहे, जिससे मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। इस लिहाज से मेरा आंसर जो है वो ए भी नहीं हो सकता और बी भी नहीं हो सकता। मेरा आंसर सी या डी में से एक होगा। अब इसमें लिखा हुआ है 2/3 ऑफ द फैक्ट्री एरिया इज यूज फॉर प्रोडक्शन। 2/3 एरिया जो है वो फैक्ट्री का प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि ऊपर वाली डेप्रिसिएशन का 2/3, 2/3 जो है ना वो हमारा WIP या प्रोडक्शन ओवरहेड्स, सॉरी प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में इसलिए जाएगा क्योंकि डेप्रिसिएशन की जो कॉस्ट होती है वो एक ओवरहेड्स की कॉस्ट होती है। वो एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के होने के नाते 2/3 जो अमाउंट बनेगा, जो कि बन रहा है 2 मिलियन, वो आपका प्रोडक्शन ओवरहेड्स में जाएगा। और 1/3 जो आपका सवाल के हिसाब से 1/3 यानी कि जो 1 मिलियन है वो आपका जो है वो ऑफिस और शोरूम और इधर का है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से रेलिवेंट है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। तो आपका सही जो जवाब होगा वो डी होगा। 17 पर चलते हैं। 17 में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इशूड 19.6 मिलियन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू द फैक्ट्री एंड 3.2 मिलियन ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। व्हाट इज द डबल एंट्री फॉर दीज इशू ऑफ मटेरियल? जब मटेरियल इशू होगा तो मटेरियल का जो कंट्रोल अकाउंट होगा, इन्वेंट्री का जो अकाउंट होगा, रॉ मटेरियल का जो अकाउंट होगा वो क्रेडिट होगा, क्योंकि मटेरियल एक एसेट है और एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। इसमें से 19.6 मिलियन डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल हमेशा याद रखो कि WIP में डेबिट होता है। हमेशा याद रखो कि डायरेक्ट मटेरियल WIP में डेबिट होता है, वर्क इन प्रोग्रेस में ऐड होता है। तो 19.6 मिलियन WIP में डेबिट होगा। बाकी 3.2 मिलियन जो है वो ओवरहेड्स है, यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो फैक्ट्री के ओवरहेड्स कह लो, फैक्ट्री ओवरहेड्स कह लो, ओवरहेड्स कह लो या प्रोडक्शन ओवरहेड्स कह लो, उसमें 3.2 मिलियन जो है वो डेबिट होगा। WIP डेबिट 19.6 मिलियन, ओवरहेड्स जो है वो डेबिट होगा 3.2 मिलियन से। और जो टोटल अमाउंट है वो हमारा मटेरियल के अकाउंट से निकला होगा। लिहाजा जो मटेरियल का अकाउंट कह लो या कभी रॉ मटेरियल का अकाउंट लिखा हुआ होगा या कभी इन्वेंट्री का अकाउंट लिखा हुआ होगा, वो क्रेडिट हो रहा होगा इन दोनों के टोटल से। और इन दोनों का जो टोटल आता है वो है 22.8। तो अगर आप एंट्रीज देखते हो तो कौन सी इस तरह की एंट्री है? देखिए, पहली एंट्री में ना मटेरियल का अकाउंट डेबिट हो रहा है। जब आप मटेरियल इशू करते हो तो मटेरियल तो क्रेडिट होता है ना, तो ये तो गलत है। अच्छा, बी और सी में मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, बी और सी में से आंसर होगा डी भी नहीं हो सकता। डी में भी मटेरियल डेबिट हो रहा है, मटेरियल तो क्रेडिट होना चाहिए क्योंकि रॉ मटेरियल कम हो रहा है। WIP डेबिट होगा 19.6 से और ओवरहेड जो है वो क्रेडिट डेबिट होगा 3.2 से, तो बी सही आंसर होगा।
18 पर चलते हैं। इन अ मंथ द डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स वर्क फॉर 740 आवर्स इंक्लूडिंग 110 आवर्स ऑफ जनरल ओवर टाइम। जो आपके डायरेक्ट लेबर है उन्होंने टोटल 740 घंटे काम किया, ये टोटल टाइम है। और इसमें से जनरल ओवर टाइम जो है वो 110 घंटे है, यानी कि नॉर्मल जो वक्त उन्होंने काम किया वो 630 बना। इन अ मंथ डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स, अच्छा ये थोड़ा सा मुश्किल और समझने वाला टेक्निकल सवाल है, ये डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स की बात हो रही है। डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स जो है उन्होंने 740 घंटे काम किया, 740 घंटों में से 110 घंटे उन्होंने जनरल ओवर टाइम किया, 630 घंटे नॉर्मल टाइम होगा और 110 घंटों का उनका ओवर टाइम है। द इनडायरेक्ट वर्कर्स वर्क फॉर 200 आवर्स। फिर आपके पास फैक्ट्री में इनडायरेक्ट वर्कर्स भी थे, जो आपके इनडायरेक्ट वर्कर्स थे उन्होंने टोटल 200 आवर्स काम किया, विच इंक्लूडेड 40 आवर्स ऑफ जनरल ओवर टाइम, और इसमें 40 घंटे का ओवर टाइम शामिल था। यानी कि ये अगेन ये टोटल है, ये आपका जनरल ओवर टाइम है और ये आपका नॉर्मल आवर्स हैं, यानी कि जितने घंटे इनसे कमिटमेंट हुई है कि नॉर्मली हम इतने घंटे काम करवाएंगे वो। अब सवाल में लिखा हुआ है द डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स हैव अ बेसिस नहीं होगा, बेसिक रेट ऑफ ₹840 पर आवर एंड द इनडायरेक्ट हैव अ बेसिक रेट ऑफ 600 पर आवर। ऑल ओवर टाइम इज पेड एट टाइम प्लस 1/3। अच्छा जी, इसका सर थोड़ा सा मतलब भी समझाते रहे। देखिए, एक आपका होता है बेसिक रेट, ठीक है ना, और आपके पास डायरेक्ट वर्कर्स भी हैं और इनडायरेक्ट वर्कर्स भी हैं, और डायरेक्ट वर्कर्स का जो बेसिक रेट है वो 840 है, इनडायरेक्ट वर्कर्स का बेसिक रेट है ना वो 600 है। बेसिक रेट का मतलब ये है कि नॉर्मली जितने घंटे इन्होंने काम करने का वादा किया है उतने घंटे ये काम करेंगे, तो 840, या ये वाले अगर 160 घंटे नॉर्मली काम करते हैं तो नॉर्मली काम करने के 600 रुपए के हिसाब से आपसे पैसे चार्ज करेंगे। देखिए लिखा हुआ है ऑल ओवर टाइम इज पेड एट टाइम प्लस 1/3। टाइम प्लस 1/3 का क्या मतलब होता है, यानी कि जब ये लोग ओवर टाइम करेंगे, अब जरा गौर से सुनिएगा, जब ये लोग ओवर टाइम करेंगे ना तो ये 840 नहीं लेंगे, बल्कि 840 तो लेंगे प्लस 1/3। देखो क्या लिखा हुआ था, आप अगर इसको गौर से पढ़ोगे, आप इसको गौर से पढ़ोगे ना तो लिखा हुआ था टाइम टाइम प्लस 1/3। टाइम प्लस 1/3 का मतलब ये है टाइम, टाइम यानी कि जितना ले रहे थे, टाइम यानी कि जितना ले रहे थे, टाइम प्लस 1/3 का मतलब जितना ये चार्ज कर रहे थे नॉर्मली प्लस उसका एक तिहाई। तो अगर ये नॉर्मली 840 चार्ज कर रहे थे तो अभी भी 840 चार्ज करेंगे प्लस इसका एक तिहाई यानी कि 1/3 मजीद चार्ज करेंगे, यानी कि 840 प्लस 280। अब एक घंटे के टोटल ये 1120 लेंगे। इसी तरह से इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट वेजेस वाले वर्कर जो है वो 600 रुपये नॉर्मली चार्ज कर रहे थे, तो अब 600 भी करेंगे प्लस 600 का 1/3 यानी कि 200 मजीद चार्ज करेंगे, और टोटल पर आवर ये मुझसे 800 लेंगे। अच्छा, अब इसका मतलब ये इनका जो है ना वो ओवर टाइम रेट हो गया। जो डायरेक्ट वर्कर्स है उनका ओवर टाइम रेट 1120 है, जो इनडायरेक्ट वर्कर्स है उनका ओवर टाइम रेट 800 है। और ये जो वैल्यू होती है ना, जो बेसिक बेसिक के ऊपर मिल रही होती है या नॉर्मल जो मिल रहा था उससे ज्यादा मिल रही थी, इसको हम ओवर टाइम प्रीमियम कहते हैं। अब बोल रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट दैट विल बी डेबिटेड टू द प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट। प्रोडक्शन का जो ओवरहेड्स का अकाउंट होगा उसमें क्या अमाउंट जाएगी, यानी कि जो ओवरहेड्स की अमाउंट है वो कितनी है। अच्छा, ओवरहेड्स की अमाउंट के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर वाली वीडियो जरूर देखिएगा, लेकिन अगर मैं इसको डिस्कस करता जाऊं तो आप सुनिएगा जरा गौर से। इनडायरेक्ट वर्कर को हर अमाउंट, जो भी अमाउंट मिलती है, जो भी अमाउंट मिलती है वो सारी ओवरहेड्स में जाती है। आई रिपीट, पहली बात, इनडायरेक्ट वर्कर्स को जितनी भी अमाउंट मिलती है, इनडायरेक्ट वर्कर्स को जितनी भी अमाउंट मिलती है, इनडायरेक्ट वर्कर्स को जितनी भी अमाउंट मिलती है वो सारी ओवरहेड्स में जाती है, चाहे वो डायरेक्ट, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो ओवर टाइम हो। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वर्कर्स को कितने मिल रहे हैं, देखें 160 घंटे जो नॉर्मल इन्होंने काम करना था, जिसका इनसे बातचीत हुई थी, वादा हुआ था, उसके 600 रुपए के हिसाब से इन्होंने बोला था हम लेंगे, तो 160 आवर्स के 600 रुपए ये इनडायरेक्ट वर्कर्स को एक पैसे मिल रहे हैं। ये इनके ये ओवरहेड्स में जाएंगे, जमा 40 घंटे जो इन्होंने एक्स्ट्रा ओवर टाइम किया है, टोटल इन्होंने 200 घंटे काम किया है, 160 तो नॉर्मली बात भी हुई थी, और 40 घंटे का जो इन्होंने ओवर टाइम किया है, जिसके ये मुझसे चार्ज कर रहे हैं कितने रुपए के हिसाब से, जिसके ये मुझसे चार्ज कर रहे हैं 800 रुपए के हिसाब से। ठीक है, जरा इस फॉर्मूले को देखिएगा, 160 आवर्स के 600 रुपए के हिसाब से और इजाफी 40 घंटे के 800 रुपए के हिसाब से, ये सारे के सारे पैसे ओवर में जाएंगे। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात,
डायरेक्ट वर्कर्स अगर जनरल नेचर का ओवर टाइम कर रहे हैं, डायरेक्ट वर्कर्स अगर जनरल नेचर का ओवर टाइम कर रहे हैं तो वो भी ओवरहेड्स, उसका जो प्रीमियम है वो ओवरहेड्स में जाएगा। क्या मतलब सर, वापस से समझाता हूँ। डायरेक्ट वर्कर्स अगर जनरल ओवर टाइम कर रहे हैं, जनरल ओवर टाइम का मतलब होता है कि फैक्ट्री में कभी कभार जो है वो फैक्ट्री को जरूरत पड़ गई कि यार तुम थोड़ी देर जो है वो रुक जाओ और देर से जाना, तो जनरल नेचर का ओवर टाइम कर रहे हैं, किसी कस्टमर की स्पेशल रिक्वेस्ट पर नहीं कर रहे, तो उसका जो ओवर टाइम का प्रीमियम होगा ना, सिर्फ और सिर्फ वो प्रीमियम ओवरहेड्स में जाएगा। इसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर के लेक्चर लाजमी देखिएगा। डायरेक्ट वर्कर्स का सिर्फ और सिर्फ जनरल ओवर टाइम जो होगा वो प्रीमियम की कॉस्ट में जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। अब जो आपके डायरेक्ट वर्कर्स थे वो टोटल 740 घंटे काम कर रहे थे, 740 घंटे में से 630 घंटे तो नॉर्मल है ये ओवरहेड्स में नहीं जाएगा। ये जो 630 घंटे नॉर्मल है इसकी तनख्वाह तो इनके जो नॉर्मल डायरेक्ट कॉस्ट है उसमें जाएगा, ओवरहेड्स में नहीं जाएगा। 110 घंटे इन्होंने ओवर टाइम किया, 110 घंटे ओवर टाइम किया है, हर 110 घंटे के इनको 1120 रुपए के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि जब ये ओवर टाइम कर रहे हैं तो ये 840 जमा 280 यानी कि 1120 रुपए पर आ ले रहे हैं। लेकिन इसमें से ओवरहेड्स में कितना जाएगा, जो मेरा ओवरहेड्स है वो सिर्फ और सिर्फ ये एक्स्ट्रा वाला है, यानी कि प्रीमियम वाला अमाउंट होता है। तो 110 घंटे के जो ये 280 रुपए फी घंटा इजाफी ले रहे हैं, इजाफी जो आम हालात में लेते हैं वो नहीं, जो इजाफी ले रहे हैं उसको हम ओवरहेड्स में क्लासिफाई करते हैं। लिहाजा हमारा जो आंसर होगा सारे के सारे ओवरहेड्स वो 158,800 यानी कि ए आंसर होगा। अगर हम 19 पढ़ते हैं, 19 में लिखा हुआ है इन अ मंथ द डायरेक्ट प्रोडक्शन वर्कर्स, अच्छा मेरे ख्याल में सेम सवाल है, सारा डेटा सेम है, सिर्फ रिक्वायरमेंट चेंज है। उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द अमाउंट दैट विल बी ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री फ्रॉम वेजेस कंट्रोल अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री का मतलब ये है कि कितनी अमाउंट जो है वो मेरे डायरेक्ट कॉस्ट में जाएगी, कितनी अमाउंट मेरे डायरेक्ट कॉस्ट में जाएगी। डेटा सारा सेम है, डेटा सारा सेम है, और हमें पता है कि इनडायरेक्ट वर्कर्स की सारी तनख्वाह, इनडायरेक्ट वर्कर्स की सारी तनख्वाह, इनडायरेक्ट वर्कर्स की सारी तनख्वाह ओवरहेड्स में जाती है, तो इनडायरेक्ट वर्कर्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। डायरेक्ट वर्कर्स अगर जनरल नेचर का ओवर टाइम कर रहे हो तो उसका सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम वाला हिस्सा ओवरहेड्स में जाता है, तो ये भी हमारे डायरेक्ट कॉस्ट में नहीं आएगा। सवाल और सवाल का डेटा सेम है, तो फिर सर क्या आएगा, डायरेक्ट वर्कर्स का नॉर्मल वाला अमाउंट प्लस ओवर टाइम का नॉर्मल वाला रेट। ठीक है, ओवर टाइम का प्रीमियम नहीं, क्योंकि ओवर टाइम का प्रीमियम तो ऊपर ओवरहेड्स में शामिल है। तो डायरेक्ट वर्कर्स जो नॉर्मल मेरी कंपनी में काम कर रहे थे वो 630 घंटे काम कर रहे थे, जिसकी उनसे बात हुई थी 840 रुपए, ये जमा डायरेक्ट वर्कर्स 110 घंटे का ओवर टाइम कर रहे थे, उन 110 घंटे के 840 रुपए के हिसाब से। देखिए, ये जो 110 घंटे ओवर टाइम किया है इसके टोटल 1120 रुपीज के हिसाब से पैसे मिले होंगे, लेकिन 1120 में से 280 यहाँ पर शामिल है, बाकी 840 इधर आएंगे, लिहाजा ये 621,600 होगा। इन दोनों सवालों को बड़े अच्छे से देखिएगा, और इस हिसाब से मेरा जो 19 का आंसर होगा वो डी होगा, 19 का आंसर जो होगा वो डी होगा। 20 पर आ जाता है। During the month of May, manufacturing business payroll total 23.7 million. 3.7 million of this amount was for indirect wages and the remainder was for direct wages. What is the double entry for the above labor cost? Again, labor की जो double entries वाले lectures है वो लाजमी देखिएगा, पोर्टल पर अवेलेबल होंगे, इन केस अवेलेबल नहीं है तो मुझे जरूर बताएं। देखिए, टोटल अमाउंट 23.7 मिलियन है, 23.7 मिलियन में से 3.7 मिलियन का जो अमाउंट है वो मेरा इनडायरेक्ट वेजेस का अमाउंट है, लिहाजा 20 मिलियन मेरा डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट है। जितना भी डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट होता है ये टोटल था, टोटल में से ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, सवाल में लिखा हुआ है तो ये डायरेक्ट वेजेस है। जितना भी डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट होता है वो WIP में डेबिट होता है और प्रोडक्शन ओवरहेड्स में डेबिट होता है, इनडायरेक्ट वाला अमाउंट। और वेजेस कंट्रोल अकाउंट जो है वो एक पेएबल का अकाउंट है जिसको हम क्रेडिट कर रहे हैं, वो ये शो कर रहा है कि मुझे 23.7 मिलियन का अमाउंट बाद में पे करना होगा। तो 20 का आंसर होगा सी। ठीक है, अच्छा 21 फैक्ट्री ओवरहेड्स कैन बी एब्जॉर्ब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। अब यहाँ से आपके पास जो है वो खतरनाक एरिया शुरू हो रहा है प्रोबेबली, जो कि ओवरहेड्स के अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करना है। इसके भी सेपरेट लेक्चर्स मौजूद हैं, वो देख कर ये MCQs करिएगा, और अगर लेक्चर्स पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं पोर्टल पर अपलोड कर दूँ।
फैक्ट्री ओवरहेड्स कैन बी अब्सॉर्ब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। फैक्ट्री के ओवरहेड्स किन मेथड से एब्जॉर्ब हो सकते हैं? कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। हम डायरेक्ट लीवर पर आर ओवरहेड रेट निकाल सकते हैं, मशीन आर रेट निकाल सकते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट निकाल सकते हैं, फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट निकाल सकते हैं, कोई भी ओ आर का रेट यूज कर सकते हैं हम। तो 21 का आंसर ए होगा। 22 what entry should be made in the cost accounting system on completion of production? कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि जब यूनिट कंप्लीट हो जाए, जब जो चीज आप बना रहे थे, जब जो आपका WIP था, जो आपका यूनिट था, वो कंप्लीट हो जाए, तो आप क्या डबल एंट्री पास करोगे? जो आप यूनिट बना रहे हो जब वो यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर रेडी हो जाएगा, बन जाएगा, तो वो फिनिश गुड्स हो जाएगा। वो फिनिश गुड्स बन जाएगा, वो फिनिश गुड्स में डेबिट हो जाएगा। फिनिश गुड में डेबिट हो जाएगा, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी, यूनिट तैयार हो गया, और वो क्रेडिट हो जाएगा उसका WIP का अकाउंट। WIP के अकाउंट से हम उसको निकाल देंगे, और WIP के अकाउंट से निकाल कर उसको हम फिनिश गुड्स के अकाउंट में डाल देंगे। WIP के अकाउंट से निकाल कर फिनिश गुड्स में के अकाउंट में डालने का मतलब ही ये है कि वो चीज़ तैयार हो गई है, तो वो अब WIP के अकाउंट से निकल रही है, क्योंकि अब वो इनकम्प्लीट नहीं है बल्कि एक कंप्लीट स्टेट में आ गई है। अगर कोई भी एसेट इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट किया जाता है। फिनिश गुड्स बन गए, फिनिश गुड्स रेडी हैं, फिनिश गुड्स तैयार हैं, तो मैंने फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को डेबिट कर दिया, और अपने इन्वेंट्री का जो अकाउंट था WIP का उसको मैंने क्रेडिट कर दिया, उसको कम कर दिया, उधर से निकाल कर और फिनिश गुड्स में ले गया। तो बी मेरा आंसर होगा। 23 पर चलते हैं। What entry should be made in the cost accounting system on sale of finished good? जब कोई फिनिश गुड सेल हो जाता है, बिक जाता है, तो मैं उसको P&L में एक्सपेंस आउट कर देता हूँ, डेबिट कर देता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स को, और क्रेडिट कर देता हूँ फिनिश गुड्स को। आप याद यूं रख सकते हैं कि जब जाहिर सी बात है कोई इन्वेंट्री बिक जाएगी, तो वो मेरे फिनिश गुड्स में नहीं रहनी चाहिए, तो फिनिश गुड्स तो क्रेडिट ही होगा, ठीक है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको एक्सपेंस आउट करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैं डेबिट करूंगा, तो 23 का आंसर डी होगा। 24 24 में लिखा हुआ है बिजनेस हैज एन ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ 425 पर मशीन आर। तो बिजनेस का जो OAR है वो है 425 रुपए, बेस्ड ऑन अ बजटेड एक्टिविटी लेवल ऑफ 12,000 एंड 400 आवर्स। तो बजटेड आवर्स जो है वो है 12,400। इन द पीरियड कवर्ड बाय द बजट एक्चुअल मशीन आवर्स वर्कड वेर 2% मोर देन द बजटेड आवर्स। तो जो मेरे एक्चुअल आवर्स होंगे वो मेरे बजटेड से 2% ज्यादा है। अगर किसी चीज को 2% से बढ़ाना है, तो उस चीज में उसी चीज का 2% जो है वो ऐड कर दो, या 1.02 से मल्टीप्लाई कर दो। गौर से सुनना, अगर किसी चीज को 2% से बढ़ाना है, तो उसमें उसी चीज का 2% ऐड कर दो, यानी कि 12,400 प्लस 12,400 का 2%, या फिर 12,400 को 1.02 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्चुअल आज 12,648 आ। ठीक है। एंड एक्चुअल ओवरहेड्स जो है आपके, वो कितने हैं? 5,638,900, 5,638,900, यह आपके एक्चुअल ओवरहेड्स का अमाउंट है। व्हाट वाज द बजटेड ओवरहेड्स फॉर द पीरियड? अब देखें, ये ओवर अंडर अप्लाइड के चैप्टर से जो है वो रेलेवेंट चीज़ें हैं, ओवरहेड से रेलेवेंट है, ये एक मुश्किल एरिया है, और आपके पास लेक्चर्स पोर्टल पर अवेलेबल होंगे। इन केस अवेलेबल नहीं है तो मुझे ज़रूर याद दिलाइएगा, ताकि मैं अपलोड कर दूँ। आपको ये याद रखना है कि आपने जो है ना ओवरहेड्स के चैप्टर में 3 बातें याद रखनी है। एक तो ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल्स टू बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस। ठीक है, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल्स टू बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल्स टू बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस। बजटेड बेसिस बजटेड यूनिट्स हो सकते हैं, बजटेड मशीन आवर्स हो सकते हैं, बजटेड लेबर आवर्स हो सकते हैं। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है एब्जॉर्ब कैलकुलेट करना, और एब्जॉर्ब कैसे आता है? एब्जॉर्ब आता है आपका एक्चुअल बेसिस इनटू OAR। मिसाल के तौर पर सवाल में अगर एक्चुअल लेबर आवर्स हैं, तो एक्चुअल लेबर आवर्स मल्टीप्लाइड बाय OAR पर लेबर आवर। मिसाल के तौर पर एक्चुअल बेसिस जो है वो एक्चुअल मशीन आवर्स है, तो एक्चुअल मशीन आवर्स इनटू OAR पर मशीन आवर। मिसाल के तौर पर एक्चुअल बेसिस जो है वो एक्चुअल यूनिट्स दिए हुए हैं, तो OAR पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। और तीसरा स्टेप होता है कि आप एब्जॉर्ब एंड एक्चुअल को कंपेयर करते हो, और अगर आपका एब्जॉर्ब इज मोर देन एक्चुअल, तो आप कहोगे कि भाई ओवर एब्जॉर्ब्ड है। और अगर एब्जॉर्ब
इज लेस देन एक्चुअल, तो आप कहोगे कि अंडर एब्जॉर्ब्ड है। ठीक है जी, ये आपको जो है ना वो याद रखना है। अब यहाँ पर आपसे उसने पूछा था व्हाट वाज दी बजटेड ओवरहेड्स फॉर द पीरियड। आप देखिए तीनों फॉर्मूलों में बजटेड ओवरहेड्स कहाँ आता है? बजटेड ओवरहेड्स जो है वो फॉर्मूला नंबर 1 में आता है, ओ ए आर इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस। मुझे ओ ए आर दिया हुआ है, मुझे बजटेड बेसिस भी दी हुई है, यानी कि बजटेड आवर्स दिए हुए हैं, विच मीन्स के मैं लिख सकता हूँ ओ ए आर ओ ए आर इज इक्वल टू बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस। ओ ए आर मुझे पता है 425 इज इक्वल्स टू बजटेड ओवरहेड्स मुझे नहीं पता, डिवाइडेड बाय बजटेड बेसिस यानी कि 12,400। तो बजटेड ओवरहेड्स बड़े आसानी से आ सकते हैं। बजटेड ओवरहेड्स लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 425 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 12,400 से। तो 425 इज 527,000,000, 527,000,000। ठीक है जी, तो ये मेरे आंसर जो बनेगा 24 का ए बन जाएगा। बी पर आते हैं, बिजनेस इज एन ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ 425 पर आवर बेस्ड ऑन बजटेड एक्टिविटी लेवल इन द पीरियड एक्चुअल मशीन। अच्छा, डेटा बिल्कुल सेम लग रहा है, ठीक है ना। पूछा क्या है, व्हाट वाज द टोटल एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स फॉर द पीरियड। अब एब्जॉर्ब का स्टेप नंबर 2 में फॉर्मूला देखें, एब्जॉर्ब कैसे आता है। एब्जॉर्ब कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हो आप, ओ ए आर को एक्चुअल बेसिस को मल्टीप्लाई करते हो ओ ए आर से। एक्चुअल बेसिस कितनी है, एक्चुअल बेसिस है 12,648, मल्टीप्लाई बाय ओ ए आर कितना है 425। तो 12,648 मल्टीप्लाइड बाई 425, ये बनता है आपका 537,5400, 537,5400। यानी कि आंसर जो होगा आपका 25 का वो होगा सी। अच्छा जी, अगला 26 में भी सेम डेटा है। सवाल बोल रहा है व्हाट वाज द टोटल ओवर और अंडर एब्जॉर्ब ऑफ ओवरहेड्स। स्टेप नंबर 3 देखो, एब्जॉर्ब और एक्चुअल को कंपेयर करोगे आप, सेम डेटा है तो मेरा एब्जॉर्ब कितना है, मेरा एब्जॉर्ब जो है ना वो है 537,5400। और मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं, मेरे जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं वो कितने हैं, एक्चुअल ओवरहेड्स जो है वो सवाल में 5,638,900 मौजूद थे। अब हो क्या रहा है कि मेरा एक्चुअल ज्यादा है और एब्जॉर्ब कम है, तो 263,500 का अंडर एब्जॉर्ब होगा, यानी कि मेरा जो आंसर होगा वो होगा 26 का बी, 263,500 का अंडर एब्जॉर्ब। अच्छा, 27 में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। ओवर एब्जॉर्ब का मतलब है एब्जॉर्ब ज्यादा एक्चुअल कम। यहाँ पे मैंने ऊपर मेंशन भी कर दिया, आप देखें, आप इसको पढ़ें। अगर एब्जॉर्ब जो है वो मोर देन एक्चुअल है ओवर एब्जॉर्ब, अगर एब्जॉर्ब जो है वो एक्चुअल से कम है अंडर एब्जॉर्ब। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, तो आप बोलोगे ओवर एब्जॉर्ब तब होगा जब एब्जॉर्ब एक्चुअल से ज्यादा हो, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जो है वो एक्चुअल ओवरहेड से ज्यादा हो। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कैसे आते हैं, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स का ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला बताया। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ओ ए आर को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल बेसिस से। और यहाँ पर आपके पास ओ ए आर प्री डिटरमाइंड रेट, प्री डिटरमाइंड रेट भी ओ ए आर का ही नाम है। तो प्री डिटरमाइंड रेट इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, यानी कि आपका 28 का आंसर सी होगा। सर एक्चुअल प्रोडक्शन क्यों, देखो ऐसा हो सकता है कि आपके पास आपने जो ओएआर कैलकुलेट किया वो पर यूनिट बेसिस पर किया हो। अगर आपने ओएआर पर यूनिट बेसिस पर किया है तो एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करोगे। और प्री डिटरमाइंड रेट जो है वो ओएआर का दूसरा नाम होता है। 28 के बाद 29 पर चलते हैं। व्हाट एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। जब एक्चुअल आप एक्सपेंडिचर इनकर करते हो, अच्छा ओवरहेड्स के एंट्रीज के लिए एक सेपरेट लेक्चर है, तो आप एंट्री पास करते हो प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अकाउंट डेबिट, और आपने अगर कैश से उसको पे किया है तो कैश को क्रेडिट, और किसी कोई अगर पेएबल है तो एक्रूवल्स को क्रेडिट करते हो। तो आपकी सही एंट्री ये वाली होगी। आपने 3 एंट्रीज याद रखनी है। एक तो आपके एक्चुअल ओवरहेड्स की एंट्री, मैं यहाँ पर रिकॉल भी करवा देता हूँ, सेपरेट लेक्चर्स में कवर्ड भी है। एक्चुअल ओवरहेड्स की क्या एंट्री होती है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का जो अकाउंट है वो डेबिट कर दो, ठीक है। और आपने अगर कैश पे किया है तो कैश को, या कोई अगर पेएबल है उसको आप कर दो क्रेडिट। ये एक एंट्री याद रखनी है। दूसरी आपकी एंट्री क्या हो सकती है, एब्जॉर्ब की। सर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स की क्या एंट्री होगी, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स जो है उस केस में आप क्या करोगे, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स के केस में आप एंट्री पास कर दोगे, डब्ल्यू आई पी को डेबिट कर दो
और आप प्रोडक्शन ओवरहेड्स का जो अकाउंट है ना उसको क्रेडिट कर दो। ये दो एंट्रीज तो ओवरहेड्स के अकाउंट में आएगी। तीसरी एंट्री जो है ना, या तो आपके सिनेरियो जो है उसमें अंडर अप्लाइड होगा, अंडर अप्लाइड या अंडर एब्जॉर्ब्ड होगा, अंडर एब्जॉर्ब्ड अंडर अप्लाइड एक ही बात है, या फिर ओवर ओवर एब्जॉर्ब्ड या ओवर अप्लाइड होगा। अगर अंडर अप्लाइड या अंडर एब्जॉर्ब्ड होगा, अंडर एब्जॉर्ब के केस में P&L डेबिट होगा और प्रोडक्शन ओवरहेड्स का जो अकाउंट है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का जो अकाउंट है ना वो क्रेडिट होगा। आपने इन एंट्रीज के रट्टे नहीं मारने, इनको समझना है, मैंने सेपरेट लेक्चर में समझाया भी। और अगर ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो उस केस में प्रोडक्शन ओवरहेड्स का जो अकाउंट है वो डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। पोर्टल पर ये लेक्चर्स मौजूद हैं, और अदरवाइज अगर नहीं मौजूद आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे बताओ तो मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। 30 व्हाट एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन प्रोडक्शन। अच्छा, ओवरहेड सब एब्जॉर्ब होते हैं तो उसकी एंट्री क्या है, मैंने देखिए 3 एंट्रीज आपको बता दी। तो एब्जॉर्ब की एंट्री है WIP डेबिट और प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अकाउंट क्रेडिट, यानी कि 30 का आंसर बी होगा। अगले लेक्चर में मजीद सवाल डिस्कस करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।